Hello guys, this is Preeti Punia and today we are going to discuss about topic election and voting behavior in India। और इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम, इलेक्शन मशीनरी, वोटिंग बिहेवियर, इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हमारा सब एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट है जो हमारा पेपर है। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम, जो हमारे आर्टिकल 3 to 4 to 3 to 9 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन पार्ट 15 में उनमें हमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम से रिलेटेड हमारे सारे प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। जो आर्टिकल 3 to 4 है उसमें क्या बताया गया है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन दिया गया है जो हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। फिर हमारे जो एट प्रेजेंट हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसमें क्या क्या कंसिस्ट करते हैं वो हैं एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उसके साथ साथ बहुत अदर ऑफिसर्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट हैं जो वो है ये 2। देयर इज़ एक जर्नल इलेक्ट्रोल रोल दिया गया है सबको, सिर्फ 1 हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट की हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स की। किसी भी पर्सन को एलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता किस बेसिस पे, उसके कलर, कास्ट, मतलब इनइक्वालिटी के बेसिस ये नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी दी है हर सिटीज़न को हर मैटर में इलेक्ट्रोल फ्रेंचाइजेस के लिए। और एक जब हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें पता ही है, हम जो मतलब जो 18 ईयर्स से अबव हैं वो वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो वोट कर सकते हैं। जो पहले थी ये वो 21 ईयर्स थी, लेकिन उसको कम करके 18 कर दिया गया है। इसको 61st अमेंडमेंट किए उसमें इसको कम कर दिया गया था। जो पार्लियामेंट है वो कोई भी प्रोविज़न मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स या फिर और पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए वो सारी प्रोविज़न्स पार्लियामेंट ले सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए भी हर जगह वो ले सकती है, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सिर्फ स्टेट के मैटर्स के लिए, जो पार्लियामेंट कवर नहीं कर रहा, सिर्फ उन पे कोई भी एक्शन ले सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स करता है वैलिडिटी किसी भी लॉ की, उसको डिलिमिट करने की, उसको अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसको कोई भी कोर्ट में उसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट द नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पीपल। मतलब जो हमारे जो इलेक्शंस की प्रोसीजर हो गया इससे रिलेटेड कुछ भी, इस पर कोई भी क्वेश्चन उठा नहीं सकता, सिर्फ वो कैसे एक पिटीशन फाइल करके ही वो क्वेश्चनिंग कर सकता है इस पर। अब हमारे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा है इलेक्शन मशीनरी। हमारी इलेक्शन मशीनरी के अंदर क्या क्या आता है, कैसे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, उसमें किस किस का हाथ होता है, कौन कौन से ऑफिसर्स उसके अंदर होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इसको आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन, उसको सारी पावर्स दी गई हैं सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की और कंट्रोल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन की, वो लोकसभा की और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की वो कंडक्ट कर सकता है। एक हमारा होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है स्टेट का, वो सुपरवाइज करता है इलेक्शन वर्क को। सेम उसको पास सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DEO। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन को सुपरवाइज करता है। फिर आता है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर। द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ अ पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न्ड। इसके साथ साथ एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी उसको दिया जाता है। हमारा इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो इलेक्ट्रोल रोल्स होते हैं उनके लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो रजिस्टर करता है हर एक पीपल के, मतलब किस किस को जो वोट कर सकता है उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, तो वो इनरोल करने का इसका काम होता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर, द प्रेसिडिंग ऑफिसर्स क्या होता है, मतलब और सभी ऑफिसर्स की हेल्प से जो पोलिंग स्टेशन में कंडक्ट करवाता है पोलिंग को, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, और इसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है ताकि वो अलग अलग टेरिटरीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकें। फिर आते हैं ऑब्जर्वर्स में जो हमारी इलेक्शन कमीशन है नॉमिनेट करती है बहुत सारे ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट, उनको इसलिए नॉमिनेट करती है ताकि वो देखें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और उसके लिए कौन से ऑब्जर्वर्स होते हैं, जैसे जर्नल ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। जो जर्नल ऑब्जर्वर्स होते हैं वो ये देखते हैं नॉर्मल इलेक्शन ठीक कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स होते हैं वो देखते हैं इलेक्शन में पैसा कितना लग रहा है, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा।
जो पुलिस ऑब्जर्वर्स होते हैं ये देखते कहीं दंगा फसाद ना हो जाए इलेक्शन में, तो वो अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स की ड्यूटी से मतलब उनकी हेल्प से अलग अलग जगह पे ड्यूटीज़ देते हैं जहाँ पे ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। फिर हम आते हैं अवेयरनेस ऑफिसर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि पीपल मतलब वोट करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कितनी मतलब उनकी क्वांटिटी कितनी उसमें आ रहे हैं, कितनी मात्रा में आ रहे हैं। फिर होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो पोलिंग होती है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं, ये मतलब वीडियो फुटेज रखते हैं उस एरिया की जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं ताकि फेयर इलेक्शंस हों। जब हमारा वोटिंग बिहेवियर है अब हम वो देखते हैं, ये इलेक्शन जो होते हैं उसमें वोट होते हैं, वो वोट किस बेसिस पे होते हैं, हमारे इंडिया का वोटिंग बिहेवियर क्या है, कैसे सोच के हम वोट देते हैं, या फिर जो वोट मांगने जाते हैं लोग वो क्या सोच के मतलब किस वे में वोट मांगते हैं। तो जैसे कि हमारा वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिया का है, वोटिंग बिहेवियर को इलेक्टोरल बिहेवियर भी कहा जाता है क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड है सारा सब कुछ। ये एक पॉलिटिकल बिहेवियर है, इट इम्प्लाइज द बिहेवियर ऑफ वोटर इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमने बताया कि किससे रिलेटेड, हमारा सब कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड है। हमें डिफरेंट इसके कुछ डेफिनेशन अलग अलग फिलोसफर्स ने इन्होंने दी है, वो है प्लानो रिक्स ने क्या दी है, वोटिंग बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी concerned with the ways in which people tend to vote in public election and the reason why they vote as they do। कि मतलब जो लोग हैं वो इलेक्शन में कैसे कंडक्ट होते हैं उससे उसकी स्टडी करना कि कैसे इलेक्शन में वोट दिए जाते हैं। फिर गॉर्डन मार्शल ने दी है, द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर इनवैल्युएबली फोकस ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वाई पीपल वोट एज दे डू एंड दे अराइव एट द डिसीजन दे मेक। मतलब वो लोग वोट क्यों करते हैं और वो इस डिसीजन पे क्यों आते हैं, उनका ऐसा क्या बिहेवियर होता है कि वो वोट देते हैं, उनको क्यों देते हैं। फिर ओनियम कल्बिधु, वोटिंग बिहेवियर मे बी डिफाइंड एज द बिहेवियर दैट एक्सपेक्टली रिफ्लेक्ट द वोटर्स चॉइस प्रेफरेंसेस अल्टरनेटिव्स आइडियोलॉजीज कंसर्न्स एग्रीमेंट्स। मतलब जो कि मतलब जिसने वोट दिया है उस वोटर की क्या आइडियोलॉजी थी, किस वे में क्या सोच कर उसने उसको वोट दिया है। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर की, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हमारे वोटिंग बिहेवियर की। जो फेस्टिवोलॉजी एक ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है जो क्या चीज़ को स्टडी करती है, वोटिंग बिहेवियर को, स्पेशली वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करती है वो। दिस इज़ अ न्यू टर्म पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। मतलब सोशोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इसको मिलकर डिस्कवर किया है इस टर्म को। द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ वोटिंग गोज बैक एटलीस्ट टू द ग्रीक पोलिस, द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ स्टडी वोटिंग बिहेवियर। ये मतलब बहुत ही पुरानी उससे मतलब ग्रीक से लाया गया है इसको कि कैसे स्टडी करना होता है हमारे वोटिंग बिहेवियर को। नाउ द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अभी हमें किस लिए सिग्निफिकेंट है, वो फॉलोइंग रीज़न दे रहा है। किस लिए है, क्योंकि इट हेल्प इन कम्प्रहेंडिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उसको समझने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन एग्जामिनिंग द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज द वैल्यू अमंग द इलाइट एज वेल एज मासेस। जो मतलब ये हमारे जो स्टडी करने में हेल्प करता है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी को स्टडी करने में हेल्प करता है हमारी। इट एम्फसाइज द रियल इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल बैलेट बॉक्स। इससे जो हमारे बैलेट बॉक्स का सिस्टम होता था कि मतलब वोटिंग किस वे, अब तो हमारे ईवीएम्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, लेकिन जो पहले जो सिस्टम होता था वो बैलेट बॉक्स से होता था। मतलब वो जो चिट्ठी डाल के एक वोटिंग करते थे वो बैलेट बॉक्स की होती थी। इट enables to throw light as to how far electoral politics continue or break with the past। ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि मतलब हमारे जो पॉलिटिकल्स हैं वो कंटिन्यू कैसे करती हैं, हमारे पास से रिलेटेड कैसे होती हैं वो। इट हेल्प्स टू इंश्योर वेदर इट इज़ मॉडर्न और प्री मॉडर्न इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल। मतलब ये इस चीज़ को सोचने में भी हेल्प करता है कि हमारे ये मॉडर्न है, प्री मॉडर्न है, किस वे में हमारा वोटिंग बिहेवियर है, मेजरिंग वोटिंग बिहेवियर। अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किस वे में होते हैं, किससे हमें पता चल मतलब क्या बताता है वोटिंग बिहेवियर क्या है। इंडियन सोसाइटी इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड इन नेचर एंड कंपोजिशन, हैंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया इज़ डिटरमाइंड और इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत ही वास्ट कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन है, तो सबकी आइडियोलॉजी सबकी थिंकिंग अलग होती है, तो इसलिए इसके डिटर्मिनेंट्स भी बहुत अलग अलग हैं।
दीज सेवरल डिटरमिनेंट्स कैन बी डिवाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और एक होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिनको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है कास्ट। कास्ट एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वोटिंग बिहेवियर का। Politicalization of caste and casteism in politics has been a remarkable feature of Indian politics. कास्ट और पॉलिटिक्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया। रजनी कोठारी ने कहा भी है, इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्टियस्ट एंड कास्ट इज पॉलिटाइज्ड। इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसको कास्ट में डाला गया और कास्ट है उसको पॉलिटाइज किया गया है। While formulating their election strategies, the political parties always take into account the factor of caste. जो मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करती है, इलेक्शन लड़ती है, तो वो मेनली किस चीज़ को लेकर चलती है, वो होती है कास्ट के ऊपर वोटिंग ज़्यादा करवाते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रास, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट फैक्टर इन इंडियन वोटिंग बिहेवियर। उन्होंने इंडियन वोटिंग बिहेवियर में कास्ट का रोल बताया, जैसे कि ऐसे है, एट लोकल लेवल इन द कंट्री साइड बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वोटिंग बिहेवियर मीन्स कास्ट रिलेटेड। मतलब जो हमारे बहुत ही निचले स्तर पर वहाँ पे हमारी जो वोटिंग होती है, हमारे गाँव में, शहरों में, यहाँ पे सेंटर की तो चलो दूर बात है, लेकिन जो ये बहुत ही निचले स्तर पर यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है कास्ट इन्वॉल्वमेंट की। Caste in constituency tend to become back either a respected member of their caste or party with whom their caste identify. However, local factions and local state factional alignments that involve inter-caste coalition are also important factor in influencing voting behavior. जो हमारे कास्ट से रिलेटेड, मतलब सब कुछ कास्ट से रिलेटेड ही कर रहे हैं। फिर आता है रिलीजन। सेकेंड इसका जो डिटर्मिनेंट फैक्टर है वो है रिलीजन। Religion is another significant factor which influences the electoral behavior. Political parties indulge in communal propagandas and exploit the religious sentiment of the voters. Religion धार्मिक उसमें वे में लेके जाते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमको वोट दो। एक तो कास्ट बेसिस पे तो करते हैं, जैसे हिंदू में भी अलग अलग कास्ट होती हैं, तो इसमें हमें फिर एक मेजर उसमें लेके जाते हैं, उसमें रिलीजन में लेके जाते हैं, हम इस रिलीजन से हमें वोट दो, हमें ये कहो। पीपल वोट भी ही उसी वे में करते हैं, इतने एक्टिव सिटीजन हैं नहीं, वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं इन वे से। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कम्युनल पार्टीज हैड फर्दर एडेड टू द पोलराइजेशन ऑफ रिलीजन। जो मतलब कम्युनल पार्टीज आ जाती हैं तो वो स्पेशली उनके लिए होती हैं, एक कम्युनिटी के लिए। डिस्पाइट इंडिया बीइंग ए सेकुलर नेशन, नो पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर्स देम। हालांकि इंडिया एक सेकुलर नेशन है, धर्म निरपेक्ष है, मतलब किसी एक धर्म को इतना महत्व नहीं देता, सबको बराबर देता है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इससे इन्फ्लुएंस हैं, हर वे में इन्फ्लुएंस है रिलीजन से। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस देयर वोटिंग बिहेवियर। ड्यूरिंग इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टीज अराउंड द लिंग्विस्टिक फीलिंग ऑफ पीपल एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। मतलब अपनी लैंग्वेज से, हम आपकी भाषा में बोलते हैं, हम आपको समझते हैं, हम ज़्यादा समझते हैं, ये इस वे में वो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956 एंड लेटर ऑन correctly reflects the significance of language factor in India. The rise of some political parties, DMK in Tamil Nadu, TDP in Andhra Pradesh can attribute to linguism. मतलब जो हमारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मतलब बाद में हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे हम जब अलग अलग किया गया कि ये पंजाब, यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब हो गया, हरियाणवी बोलते हैं हरियाणा हो गया, मराठा बोलते हैं वो महाराष्ट्र हो गया, तो इसमें जैसे अलग अलग किया गया था, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो कि अभी भी चला हुआ है लैंग्वेज बेसिस पे। फिर नेक्स्ट हमारा रीजनलिज्म एंड सब प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वोटिंग बिहेवियर। मतलब एक रीजनलिज्म जो होता है इस रीजन से, पर्टिकुलर जगह से, ये मतलब आपकी जगह का तो ये आपको ज़्यादा समझेगा, इस वे में वोटिंग इस वे में भी जाता है। द पेरिकल फीलिंग्स ऑफ सब नेशनलिज्म लेड टू इमर्जेंस एंड परपिटेशन ऑफ रीजनल पार्टीज इन वेरियस स्टेट। These regional parties appeal to the electorate on the ground of regional identities and regional sentiments. Sometimes the secessionist parties call for the boycott of election. मतलब ये जो रीजन एक सेशन, एक जगह अलग से अपना बनाते हैं तो बाइकआउट करवाते हैं इलेक्शन को, कि इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, अपने वे में उसको मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट एक पर्सनैलिटी, एक चारिस्मेटिक पर्सनैलिटी, एक मतलब आकर्षण रखने वाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए लीडर की। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मतलब लीडर कैसा है। अगर आपका लीडर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कौन वोट देगा आपको।
अगर आपका लीडर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वोट कहाँ से आएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे मतलब वोटिंग पे बहुत असर पड़ता है। जैसे कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू बहुत ही चारिस्मेटिक पर्सनैलिटी उनकी, अभी नरेंद्र मोदी जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, इनकी बहुत ही मतलब चारिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, जिनको वोट अपने आप मिलते हैं इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से, इनकी चारिस्मेटिक जो पर्सनैलिटी है उसकी वजह से इनको वोट्स मिलते हैं। दस द फॉलोइंग इमेज ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने बहुत ही इफेक्ट किया है। सिमिलरली एट द स्टेट लेवल ऑल्सो चारिस्मेटिक पर्सन रीजनल पार्टी लीडर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलर सपोर्ट इन इलेक्शन। मतलब जो रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो भी ऐसे ही मतलब किसी को यूँ उठा के वोट नहीं देता कोई, लेकिन वोट इस वे में देते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी, उस लीडर की, कि आप उसको मतलब कुछ बनाते हो, MP MLA कुछ बनाते हो तो क्या वो उस पद को हैंडल कर सकता है उसमें। फिर आता है मनी फैक्टर। जो हमारे इंडिया में मनी फैक्टर तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है मनी फैक्टर। द रोल ऑफ मनी फैक्टर कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इन एक्सप्लेनिंग द वोटिंग बिहेवियर डिस्प्लाइड द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर, क्रोर्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड, बहुत सारे रुपीज़ स्पेंड होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में रुपये स्पेंड होते हैं। द वोटर सीक मनी, लिकर्स एंड गुड्स इन रिटर्न ऑफ देयर वोट्स। जो वोटर्स क्या होता है वो बेच देते हैं अपने वोट को पैसों के लिए, शराब के लिए। इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं वोट्स आर फ्रीली एक्सचेंज फॉर नोट्स, वोट्स को नोट्स के लिए एक्सचेंज किया जाता है। हाउएवर मनी कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ वोटर्स ओनली इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज एंड इन वेव इलेक्शन। जो मतलब इसमें मतलब बताया गया कि जो उसको इन्फ्लुएंस कर देता है। हमारी परफॉर्मेंस ऑफ रूलिंग पार्टी ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, इवन एवरी पॉलिटिकल पार्टी रिलाइज इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो कंटेनिंग द प्रोमिसेस मेड बाय इलेक्टोरेट। मतलब इसमें जो मैनिफेस्टो अंडर रखा जाता है कि हम आपके लिए ये भी कर देंगे, आपके लिए पानी देंगे, आपको ये देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपके बिल कम कर देंगे। मतलब क्या मैनिफेस्टो क्या है कि हम आपको क्यों, मतलब वो वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ये सब कुछ कर देंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ रूलिंग पार्टीज जज्ड बाय द इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। The defeat of Congress Party in 1977 election and that of Janata Party 1980 illustrate the performance of ruling party influences voting behavior. Thus, the anti-incumbency factor, which means dissatisfaction with performance of ruling party, is determined on electoral behavior. मतलब जो ruling party है क्या उससे लोग satisfied हैं, क्या वो ठीक से काम कर रही है। लेकिन जैसे 1977 में हुआ था, गवर्नमेंट गिर गई थी, 1980 में गवर्नमेंट फिर गिर गई थी, तो दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े थे क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला था, उनसे कोई एग्री नहीं था, उनके काम से कोई खुश नहीं था। फिर आता है पार्टी आइडेंटिफिकेशन। पर्सनल एंड इमोशनल एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वोटिंग बिहेवियर। पीपल हु आइडेंटिफाई दैट विद द पर्टिकुलर पार्टी विल आल्सो वोट फॉर दैट पार्टी irrespective of omissions and commissions. Party identification was especially strong in 1950s and 60s. However, since the 1970s there has been decline in number of strong party identifiers. मतलब जो अपने आप को उस पार्टी से रिलेटेड मानते हैं कि मेरे दादा इसको वोट करते थे, मेरी सारी फैमिली ही इसको वोट करती थी, तो मैं भी इसको वोट करूँ, कुछ इस वे में होते हैं। आइडियोलॉजी, हम आइडियोलॉजी लेके भी चलते, जैसे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं। हमारी स्पेशली अभी जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व, वो हिंदुत्व पे फोकस्ड है। किसी की मतलब सोशलिस्ट पार्टी सोशलिज्म है, किसी की आइडियोलॉजी कुछ है इस वे में। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रोफेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ बेयरिंग ऑन द डिसीजन मेक ऑफ द वोटर्स. Some people in the society are committed to certain ideologies like communalism, capitalism, democracy, secularism, patriotism, decentralization, so on. इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. Such people generally support the candidates put up party professing, जो मतलब इन आइडियोलॉजीज़ पे काम करता है, उन कैंडिडेट्स को आगे लाया जाता है, वही इलेक्शन में खड़े किए जाते हैं. जो कुछ अदर फैक्टर्स हैं इसके वोटिंग बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स, वो क्या होते हैं? इन एडिशन टू द अबव एक्सप्लेन, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उनके साथ ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं वोटिंग बिहेवियर को. और क्या क्या हैं? पॉलिटिकल इवेंट्स प्रिसाइडिंग एन इलेक्शन लाइक वॉर, मर्डर ऑफ अ लीडर, करप्शन एक्सेट्रा. मतलब वोटिंग बिहेवियर किस पे भी डिपेंड करता है. जैसे कि हमारे वॉर हुआ था, अब वॉर में इंडिया जीत गया 1971, तो 19 जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ तो उसमें जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसको बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि इंडिया जीत गया था. वो पब्लिक खुश थी उनसे कि मतलब अच्छा काम कर रहे हैं. इसी वे में जैसे लीडर का मर्डर हुआ, इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ, तभी राजीव गांधी को बना दिया गया था.
क्यों? क्योंकि उनके काम से जनता खुश थी, साथ ही उसके मतलब पॉलिटिकल उनको एक हमदर्दी मिल जाती है, सिंपैथी, उसका यूज़ करके फिर उसको मैनिपुलेट करते पॉलिटिकल तो हर चीज़ वो उसको सिर्फ मैनिपुलेट कर देते हैं उस वे में। अब बात है इकोनॉमिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन लाइक इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस पे भी डिपेंड करता है वोट जब देंगे, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा हो, अब सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही, हम क्यों वोट दें उनको? हर चीज़ के भाव इतने बढ़ा दिए, हम क्यों वोट दें? खाने की कमी हो रही है, हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो हम क्यों वोट देंगे किसी को? ये भी इफेक्ट करता है। फैक्शनलिज्म अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब फैक्शनलिज्म क्या मतलब है? नीचे से ऊपर तक जो हमारी डिवीज़न है गवर्नमेंट्स की, वो किस वे में है, वो हमारे लिए स्टेबल है कि नहीं? एज, ओल्ड और यंग, हमारे जो मतलब नेता हैं और सारे हैं, वो किस हमारा मतलब फ्यूचर किस हाथ में जा रहा है, वो ठीक हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सेक्स, मैन और वुमेन, ये भी देखा जाता है। एजुकेशन है, वो एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है? हैबिटेशन कैसा है, रूरल है या अर्बन है? क्लास कैसे, मतलब रिच हैं कि पुअर हैं? फैमिली किनशिप कैसी है? इलेक्शन कैंपेन कैसे हो रहे हैं उनके, अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पॉलिटिकल उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? और उसमें एक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आज के टाइम पे, वोटर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। मतलब किसी की इतनी अच्छाई करते जाएंगे कि ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ये है, तो ऑटोमेटिकली कुछ हमारे जैसे कि अनएजुकेटेड पीपल हैं वो इसको मानते हैं। मतलब वो जो खुद नहीं समझ पाते कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं कि टीवी में दिखा रहे हैं तो ठीक ही होगा, ये मतलब इतना एनालाइज वो इसमें बिलीव करते हैं। तो गाइज़ ये था सब कुछ हमारे लिए। वोटिंग बिहेवियर पढ़ चुके हैं और हम थोड़ा बहुत इलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। और मैं चंद्रकांता मैम हमारे प्रोफेसर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक्स अ लॉट मैम, आपकी हेल्प से है, आपने मोटिवेट किया तो हमने ये सब कुछ करके देख लिया, वरना हमारी बिल्कुल भी वो नहीं थी कि हम इसको बना भी पाएंगे। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू मैम।